लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सब एक सीक्वेंस के अंदर लगा दिए हमने यहाँ पे, ठीक है ना। और इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए बाह्यतम कोश के। अब देखो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से आपको क्या करना है, पूर्ण पूरित विन्यास कौन सा है, नियोन का। तो देखो नियोन का तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि स्थायी विन्यास वाले तत्व का आईपी अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्व के आईपी से क्या होता है, अधिक होता है। इसको रट लो इस लाइन को, स्थायी विन्यास वाले तत्व का आईपी अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्व के आईपी से क्या होता है, ज़्यादा। बस स्थायी वाले को क्रमागत आगे आने वाले से आगे रख दो, ठीक है, आगे वाले को पीछे रख दो और ऐसा का ऐसा ही वापस लिख दो, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपको ध्यान है कि इंक्रीज होता है। तो देखो ये सीक्वेंस देखो आप, सबसे ज़्यादा तो किसका हो गया, नियोन का। अब नियोन के बाद में किसका नंबर आएगा, फ्लोरीन का। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो स्थायी विन्यास किसका है, नाइट्रोजन का। अर्धपूरित विन्यास, इसका अर्धपूरित नहीं है तो नाइट्रोजन को उठा के ऑक्सीजन के आगे पटक दो। तो देखो नाइट्रोजन को उठा के ऑक्सीजन से क्या रख दिया, आगे, फिर चलते गए वापस, कार्बन आया, ऐसा कैसा रख दिया। फिर ये दोनों देखो स्थायी विन्यास किसका, बेरिलियम का। तो बेरिलियम को उठा के बोरोन के आगे रख दो, बेरिलियम को उठा के कहाँ रख दिया, बोरोन के आगे रख दिया, ठीक है। और बाकी वैसा का वैसा ही रख दिया। तो ये किसका क्रम हो गया, फर्स्ट आईपी का क्रम। तो आपको एक टैगलाइन याद रखनी है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, स्थायी विन्यास वाले तत्वों का आईपी अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्वों के आईपी से अधिक होता है। ये लिख भी रखा है यहाँ पे, स्थायी विन्यास वाले तत्वों का आईपी अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्व के आईपी से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट आईपी का क्रम था ये अपने को समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट आईपी से आयन बनेंगे भाई, पहली बार जब इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आयन बनेंगे। तो ये आयनों को ऐसा कैसा रख दो आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, उसी सीक्वेंस में रखना। ये वाली सीक्वेंस नहीं रखनी है अपने को, इसका तो काम हो गया फर्स्ट आईपी का। इसकी सीक्वेंस बना लो वापस आयन के साथ में और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो आयन के साथ में। देखो कैसे, अब जो लिथियम है उस लिथियम के अंदर तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, ये निकल गया बाहर, तो 1s2 ही बचेगा। देखो ये लिख दिया 1s2। ऐसे बेरिलियम में 2s2 था तो देखो 2s1 हो गया, 2s2 2p1 है तो 2s2 हो गया, क्योंकि p का एक इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया। ऐसे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो आप, कम कर दो, ठीक है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को कम करोगे तो आपके पास में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्थायी विन्यास वाले तत्वों का आईपी अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्वों के आईपी से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लिथियम प्लस है उस लिथियम प्लस का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, और वो कहाँ पे आ जाता है, इस नियोन प्लस से आगे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कोस ही खत्म हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो था 1s2 2s1, तो दूसरा कोस ही क्या हो गया, खत्म हो गया, जबकि यहाँ पे क्या कोस खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोस खत्म होने के कारण लिथियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 1s2 और ये नाभिक के सबसे पास में है और स्थायी विन्यास भी है, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो लिथियम प्लस को हमने कहाँ रख दिया, सबके लास्ट में रख दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको वही ट्रिक याद रखनी है, स्थायी विन्यास वाले तत्वों का आईपी क्रमागत आगे आने वाले तत्वों के आईपी से क्या होता है, अधिक। तो देखो यहाँ पे स्थायी वाले कौन कौन से हैं उनको क्या कर लो, गोला कर लो। इसका स्थायी विन्यास है, फिर पीछे चलते जाओ, इसका स्थायी विन्यास है, तो इसको तो यहाँ क्रमागत आगे आने वाले तत्व के आईपी से अधिक, इसको यहाँ पे रख दो क्रमागत आगे आने वाले तत्व के आईपी से अधिक, और बाकी वैसा का वैसा ही रख दो। तो देखो बेरिलियम की जगह पे बेरिलियम रख दिया। अब ये बोरोन तो आगे चला गया, कार्बन पीछे आ गया, ठीक है ना, ये आ गया बोरोन यहाँ पे। फिर नाइट्रोजन ऐसा कैसा आ गया, ऑक्सीजन आगे चला गया फ्लोरीन से, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, नियोन ऐसा कैसा आ गया। और जो लिथियम है, ये लिथियम आपको पता ही है सबके लास्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोष खत्म होने के कारण जो एटम है वो सिकुड़ जाता है और नाभिक है उसको बहुत तेजी से क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपको जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या रखना है, याद रखना है। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप खुद एक बार सोल्व करना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन।
और जो प्रथम आईपी का जो क्रम है वो प्रथम आईपी का क्रम किस तरीके से होगा वो भी आपको ध्यान रखना। देखो ये जो फॉस्फोरस है इसका ये नाइट्रोजन के पीछे आता है तो इसका भी स्थायी विन्यास है, तो देखो ये कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है। ऐसे ही हमने जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम का भी स्थायी विन्यास होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये भी स्थायी विन्यास है। तो ये जो है वो किससे आगे चला जाएगा, एल्यूमिनियम से आगे चला जाएगा। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का आ गया पीछे और सोडियम सोडियम की जगह पे, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, प्रथम आईपी का क्रम हो गया इस वाले के अंदर भी। बस आपके जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये 2 ही एग्जाम्पल इस तरीके के दे रखे हैं। जो ऊपर मैंने जो बताया वो फर्स्ट आईपी का, फिर उस उन्हीं का आयनों का सेकंड आईपी का, ये जो समझा रखा है आपको यहाँ पे ये वाला, और एक जो नीचे उदाहरण दे रखा है ये वाला। इसके अलावा फिर जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 एग्जाम्पलों को याद करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल और देखो यहाँ पे दे रखे हैं। अर्धपूरित विन्यास के कारण आईपी का जो क्रम है वो क्रम कैसा हो जाता है, देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, जैसा ऊपर आया था, फॉस्फोरस का सल्फर से ज़्यादा, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज़्यादा। देखो ये नाइट्रोजन सीरीज है, नाइट्रोजन का वर्ग है 15वां और ये 16वां किसका है, ऑक्सीजन वाला। न्यूलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है। तो ये जो 3 है इन 3 में तो जो क्रम होता है वो कैसा होता है, अर्धपूरित विन्यास का आईपी ज़्यादा दूसरे वालों से। लेकिन इसके नीचे जैसे 2 एलिमेंट में जाते हैं ना, एंटीमनी और बिस्मिथ में, ठीक है ना, और ये जो आपका है टेल्यूरियम ये और पोलिनियम, ठीक है, इनमें अर्धपूरित विन्यास का जो प्रभाव है भारी तत्वों में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, बस इतना ये आपको याद रखना है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आयनन विभव के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। गैलियम का जो आयनन विभव है वो एल्यूमिनियम से अधिक होता है, इसका कारण क्या है, संक्रमण संकुचन। देखो गैलियम का आयनन विभव एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है, हालांकि होना चाहिए कम, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार का मान क्या होता है, बढ़ता है। आकार का मान बढ़ने के, जैसे ये इसका छोटा आकार है, फिर इसका थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर इसका और बड़ा, ऐसे क्या आकार बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गैलियम में आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से, उसका कारण है संक्रमण संकुचन। ये देखो संक्रमण तत्व आ जाते हैं यहाँ पे, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और वो इंक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है वो आप ध्यान रख लेना। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आयनन विभव का क्रम है, ये एक क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। अब देखो नीचे डेटा दे रखे हैं, आपको डेटा याद नहीं करने कि किसकी क्या वैल्यू, आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है अर्धपूरित विन्यास के कारण। तो इन ऑप्शनों में देख लो, पहला ज़्यादा और दूसरा कम होना चाहिए। पहला ज़्यादा दूसरा कम है क्या, पहला ज़्यादा दूसरा कम, पहला ज़्यादा दूसरा कम ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला कम है फिर ज़्यादा है। मतलब ये एरो ऐसे लगा लिया करो, आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसमें देखो ये ज़्यादा है, ठीक है, ये इसमें ये हो गया, इसमें बराबर हो गया, और इसमें क्या इधर ज़्यादा हो गया। तो देखो ये एरो किस, ये जो साइन है लेस देन वाला किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने अभी ऊपर देखा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है अर्धपूरित विन्यास के कारण। तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जो डी ब्लॉक तत्व हैं उन डी ब्लॉक तत्वों में स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है उसका क्रम ये होता है। ये क्रम मैं आपको जो डी ब्लॉक तत्वों के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो डी ब्लॉक तत्वों के अंदर इसको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्यों होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। अभी तो फिलहाल आप क्या रखो, इसको याद रखो। एक बार पीरियोडिक टेबल में समझा देता हूँ। देखो स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम इनको छोड़कर, इसमें नहीं होता, क्योंकि लैंथेनाइड के जो 14 तत्व हैं वो यहाँ पे आते हैं। 14 तत्व कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव इन पे नहीं पड़ेगा, बल्कि किस पे पड़ेगा, इनके आगे आने वालों पे। तो देखो ये 3D सीरीज हो गई, ये 4D हो गई, और ये हमारी जो है वो की कौन सी हो गई, 5D सीरीज हो गई, और ये 6D सीरीज हो गई। तो 3D से जब 4D में जाते हैं तो देखो आकार का मान बढ़ता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आकार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो देखो पीछे 14 लैंथेनाइड तत्व आने से नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है 14 की। तो यहाँ पे आकार बढ़ने के बजाय क्या होता है, लगभग बराबर सा ही
रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो इस जर्कोनियम का और हाफनियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो लगभग बराबर होता है और इनके गुण भी लगभग बराबर होते हैं। इसीलिए जर्कोनियम और जो हाफनियम है उसकी जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग बराबर होते हैं और इन्हें जुड़वा तत्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जुड़वा तत्व भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन, तो देखो स्कैंडियम यट्रियम लैंथेनम, ये तो सिंपल जैसा होता है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कम हो रहा है, ठीक है। बाकी के जो बच गए उसके अंदर आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किसका? 5D का, फिर 3D का और फिर 4D का। ये किसकी वजह से होता है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण, ठीक है। सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये ऊपर बता ही दिया आपको, ठीक है। एक आवर्त में आयनन ऊर्जा अनियमित क्रम में बढ़ती है तथा वर्ग में सामान्यतः आईपी घटता है। ये एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो अनियमित क्रम से बढ़ता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो इधर जाते हैं तो बढ़ता है लेकिन अनियमित क्रम से। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन और जो इधर आपका जो बेरिलियम था, इनका जो क्रम होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता, बल्कि ये आगे चले जाते हैं अपने क्रमागत आगे आने वाले तत्व से। इसलिए बोला है कि अनियमित क्रम में बढ़ता है, लेकिन वर्ग में सामान्यतः क्या होता है? घटता है, ठीक है। उधर तो अनियमित क्रम में बढ़ता है और वर्ग में सामान्यतः आईपी घटता है। सामान्यतः इसलिए बोला कि कहीं एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो आईपी का मान कम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। किसके कारण? संक्रमण संकुचन के कारण। अब देखो एक संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज व जिंक वाले वर्ग में आईपी पास वाले तत्वों से अधिक होता है। इसका कारण क्या है? अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास। देखो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D5 4s2, ठीक है। और जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D10 4s2, ठीक है। तो देखो ये अर्धपूरित विन्यास हो गया डी का, ठीक है, और ये क्या हो गया? पूर्णपूरित विन्यास हो गया। तो मैग्नीज और जिंक का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो अपने आसपास वाले जो तत्व हैं उनसे क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। किस कारण से? स्थायी विन्यास और अर्धपूरित विन्यास के कारण, ठीक है ना। जिससे मैग्नीज से पहले क्या आता है? जैसे क्रोमियम आता है। क्रोमियम का क्या होता है? 3D5 4s1। इसका क्या हो जाता है? 3D5 4s2। ये एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और मैग्नीज में देखो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका आईपी क्या होता है? ज़्यादा होता है। हीलियम का आईपी पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। हीलियम का आईपी आवर्त सारणी में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन इसमें भी जो हीलियम प्लस है, उस हीलियम प्लस का जो आईपी है ना वो हीलियम से भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देख लेना कि निम्न में से सर्वाधिक आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो अगर हीलियम प्लस और हीलियम दोनों दे रखे हैं तब तो ये, और अगर ये नहीं दे रखा है तो आंसर ये, किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ऑर्डर इसलिए लिख लिया क्योंकि आपके पी ब्लॉक तत्व भी क्या हैं? सिलेबस में है। पी ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक भी सिलेबस में है, जहाँ पे बोरोन के कंपाउंड वगैरह ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड ऐसे लिख लिया। सीक्वेंस मैंने डिस्टर्ब नहीं की ताकि आपको ध्यान रखने में आसानी रहे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोलियम, ठीक है ना। तो ये हो गया बैल, गाय, इन, तबेला। इस तरीके से इसको क्या करते हैं? याद करते हैं। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो क्रम है, देखो थूलियम का सबसे ज़्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके पास वालों से, ठीक है। वो किसके कारण होता है? इसके भारीपन के कारण। ये क्या होता है? थूलियम भारी होता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। बोरोन का सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि बोरोन क्या है? साइज में छोटा होता है, ऊपर ही ऊपर होता है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो साइज़ क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ये देखो गैलियम के अंदर आए तो साइज़ क्या होगी? थोड़ी सी छोटी होगी। तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा आईपी किसका है? गैलियम का। अभी बताया था आपको संक्रमण संकुचन, देखो तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम का हो गया। सबसे ज़्यादा बोरोन का, तो बोरोन 1 नंबर पे आ गया। थूलियम भारीपन के कारण इसका ज़्यादा होता है, तो फिर ये कहाँ पे चला गया? सेकंड नंबर पे चला गया। थर्ड नंबर गैलियम का हो गया, फोर्थ नंबर एल्यूमिनियम का, और फिफ्थ नंबर किसका आ गया? इंडियम का। तो इंडियम का क्या होता है? मिनिमम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। गैलियम क्या होता है? द्रव होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें याद रखना है इसमें क्या नाम है, जो कार्बन जो फैमिली है उस कार्बन फैमिली में सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बन का होता है।
फिर कार्बन से कम किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन से कम किसका होता है, जर्मेनियम का। यहाँ पे संक्रमण जो संकुचन का जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव नहीं देखा जाता, ठीक है ना। और फिर उससे कम किसका होता है, टिन का। और फिर लेड का ज़्यादा हो जाता है, ये भी भारीपन के कारण होता है। तो मिनिमम किसका हो गया, टिन का। तो देखो मिनिमम मिनिमम दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी ये जो थोड़ा सा एक ऑर्डर है, ये वाला संक्रमण संकुचन वाला, ये प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका जो साइन है वो इस तरीके से होता है, बाकी सेम वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। अब देखो किस तत्व का आईपी उच्चतम है, तो जो स्थायी विन्यास वाले हैं उनका उच्चतम होगा। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। जिंक का 3D10 4s2 होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा। इसका 3D5 4s2 होता है। इसका अर्धपूरित विन्यास है, तो अर्धपूरित से पूर्ण पूरित का क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए कौन सा आंसर देंगे हम, जिंक वाला देंगे, ठीक है ना। जिंक को ध्यान रखना वोलेटाइल मेटल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, वोलेटाइल मेटल भी बोल देते हैं। ऐसे याद रख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। निम्न में से उच्चतम आयनन विभव होगा, इनमें से सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव हो, आयनन विभव किसका होगा। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे के दे रखा, तो तत्व दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना एग्जाम में, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो तत्व का नाम लिख देना। अब देखो जितने भी जो ये एलिमेंट दे रखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऊपर में आपको करवा चुका, सिर्फ आपको ये पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा तत्व कौन सा है। तो देखो ये हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और एक आ गया 3, तो ये क्या हो गया, लिथियम, ठीक है। और इसके बाद में ये हीलियम 2, 2 4 और 1 5, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये आ गया बोरॉन के लिए। और देखो 2 और 2 4 और 3 7, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो ये किसके लिए आ गया आपका, नाइट्रोजन के लिए। और ये जो है 2 और 2 4, 5 और 4 9, ये आ गया आपका फ्लोरीन के लिए। तो देखो अब इनमें से अपने आप ही देख लो आप, फ्लोरीन का क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का हालांकि अर्धपूरित है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। तो इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, फ्लोरीन का। अब जो आयनन विभव की जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो पार्ट है, उस एप्लीकेशन पार्ट को भी हम हल्का सा एक बार देख लेते हैं। हालांकि सिलेबस में दे नहीं रखा, लेकिन केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे आपको ये एप्लीकेशन काम में आएगी। इसलिए मैंने संक्षेप में, ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं लिखा है, संक्षेप में लिखा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप करना चाहो तो। बाकी मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको याद कर लेना। अगर आपको भारी लगता है तो आप छोड़ देना, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ये याद करने चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे मैं भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो जो पहला जो अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग को हम यहीं से देख लेते हैं, पर थ्योरी पढ़ने के बजाय। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है धात्विक प्रकृति के, अपचायकता के, क्षारीयता के और क्रियाशीलता के। अब देखो ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि निम्न में से सबसे ज़्यादा धात्विक प्रकृति किसकी होगी, अपचायकता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्षारीयता सबसे ज़्यादा किस ऑक्साइड की होगी, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो वो सोल्व होते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल से, ठीक है ना। तो अब ये जो धात्विक प्रकृति है, धात्विक प्रकृति का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कब बढ़ेगा, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ता है। दैट मीन्स धात्विक प्रकृति बढ़ती है। ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी। अब इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, धात्विक प्रकृति घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, इंक्रीज। तो इधर देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एक चीज़ देखो, इसको एक बार हटा देते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी। पोटेशियम से ज़्यादा धात्विक रुबिडियम होता है, रुबिडियम से ज़्यादा धात्विक सीजियम होता है, लिथियम से ज़्यादा धात्विक सोडियम होता है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक प्रकृति बढ़ेगी, यहाँ पे भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो सब में क्या होता है, धात्विक प्रकृति का मान बढ़ता है। लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो देखो क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो देखो ये क्षार धातु हैं, इधर ये तो धातु हैं, ये बीच वाले भी क्या हैं, डी ब्लॉक वाले भी क्या हैं, सारे धातु। लेकिन देखो इधर क्या आते हैं, अधातु। पी ब्लॉक वाले अधातु तत्व होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है,
कम होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। और साइज़ छोटी होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या हो गया, कम हो गया, तो अपचायकता का मान क्या होगा भाई। इलेक्ट्रॉन जब त्यागने का गुण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दूसरे का अपचयन करने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे नहीं तो दूसरे का अपचयन कैसे करेंगे। हाँ, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ जाती है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व में देखो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। में धात्विक प्रकृति कम होती है, अधात्विक प्रकृति ज़्यादा होती है। तो ये दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है ना, खुद ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, जैसे मान लो इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, और खुद का इनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो अपचायकता जो प्रवृत्ति है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इनमें। क्षारीयता ये भी क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। और क्रियाशीलता क्या है, वो क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है ना भाई, ये जो है इनकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान यदि बढ़ेगा तो धात्विक प्रकृति क्या होगी, घटेगी, अपचायकता घटेगी, क्षारीयता घट जाएगी, क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी वजह से, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो, धात्विक प्रकृति, अपचायकता, क्षारीयता और क्रियाशीलता। ठीक है ना, आईपी के साथ में कोरिलेट करना है क्रियाशीलता को। अब आपको होगा कि सर फ्लोरीन की तो क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो उल्टा हो गया मामला बिल्कुल एकदम, कि आईपी का मान बहुत ज़्यादा है, क्रियाशीलता कम, लेकिन फ्लोरीन की क्रियाशीलता तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना बच्चों, जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन हैलोजन की जो क्रियाशीलता होती है ना, वो विद्युत ऋणता के कारण होती है। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनकी क्रियाशीलता डिसाइड होती है, बाकी किसी से भी डिसाइड नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, लीना के रब से फरियाद। ठीक है, सीजीएम तक आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता है ऊपर से नीचे आएंगे, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, क्षारीयता बढ़ेगी, अपचायकता बढ़ेगी, दूसरे का अपचयन करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ गई ना, क्योंकि देखो इसकी साइज ये है, इसकी साइज ये है, इसकी साइज ये है, इसकी साइज ये है, और इसकी साइज क्या है, ये। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की जो प्रवृत्ति है, वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो क्षारीयता में क्या होगी, इनकी वृद्धि होगी। क्षारीयता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। ब्रोंस्टेड जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, लोन पेयर जो डोनेट कर दे वो क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस, और जो ग्रहण कर ले वो क्या होता है, एसिड। तो उसी से क्या, क्षारीयता में वृद्धि हो रही। अपचायकता मतलब दूसरे का अपचयन करने की प्रवृत्ति, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा तो दूसरे का अपचयन कर देगा, दैट मीन्स अपचायकता बढ़ रही है। धात्विकता बढ़ रही है, इसके धात्विक प्रवृत्ति ज़्यादा, और क्रियाशीलता भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही क्या बनेगा, आयन बनेगा, और आयन बनते ही क्रियाशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कुछ नोट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, कि जो आयनन ऊर्जा है ना, वो धातुओं का मुख्य गुण है। देखो मैंने अभी बताया ना आपको, अभी जो पी ब्लॉक वाले हैं, देखो उनकी क्रियाशीलता को उसे डिसाइड नहीं करते, क्योंकि मुख्य जो गुण होता है वो धातुओं का होता है, अधातुओं का नहीं होता। अधातुओं का जो मुख्य गुण होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणता। देखो, हैलोजन तत्वों का आयनन विभव अधिक होता है, फिर भी उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक। अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई दी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अपचायक क्षमता का कुछ जो क्रम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जलीय माध्यम में अलग होता है, और गैसीय माध्यम में क्या होता है, अलग होता है। देखो, जलीय माध्यम में जो अपचायकता का जो क्रम होता है, वो अपचायकता का क्रम क्या होता है, ये होता है। अभी आपको अभी हमने बताया कि जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचायक प्रवृत्ति का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ से एक बार लिथियम को क्या कर दो, आप भूल जाओ, यहाँ की लिथियम है ही नहीं, है ना। और लिथियम को भूलने के बाद में क्या करोगे, ना के रब से फरियाद, फ्रेंशियम है नहीं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो यहाँ जो लिथियम था, वो लिथियम उठ के कहाँ पे आ गया, सबके लास्ट में आ गया। बाकी जो सीक्वेंस है वैसी की वैसी है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन लिथियम की सबसे ज़्यादा हो गई अपचायक क्षमता जलीय माध्यम में। किसके अंदर हो गई, जलीय माध्यम में। जब कुछ आपको नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तब तो हम क्या मानते हैं, गैसियस मीडियम में। और अपचायक क्षमता का क्रम क्या बताएंगे, ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को तो छोड़ रखा है, ठीक है ना।
तो ये जो अपचायक क्षमता है, उस अपचायक क्षमता का क्रम क्या हो गया, ये हो गया किस माध्यम में, गैसीय माध्यम में, जब कुछ ना कहे, जब कुछ ना कहे, ठीक है ना। लेकिन जलीय माध्यम में ऐसा क्या हो जाता है कि लिथियम की जो अपचायक क्षमता है वो क्या हो गई, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जलीय माध्यम में लिथियम में जलयोजन की मात्रा बढ़ जाती है, H2O के खूब सारे कण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जलीय माध्यम में जो अपचायक क्षमता का जो क्रम है वो क्रम किसका ज़्यादा हो जाता है, इस लिथियम का ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन गैसियस मीडियम है, उस गैसियस मीडियम में अगेन किसका रहेगा, सीजियम का ही ज़्यादा रहेगा। जलीय मीडियम में कंडीशन क्या होती है, अलग होती है, ठीक है ना, जलयोजन के कारण। तो लिथियम जो है उसकी जो अपचायक क्षमता है वो जलयोजन के कारण बढ़ जाती है, क्योंकि जल के जब अणु पास में आते हैं ना तो लिथियम इजीली क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। देखो ये लिथियम है, ये जल इसके पास में आया, तो अब ऑक्सीजन इस लिथियम के इलेक्ट्रॉन थोड़े ना छोड़ेगी, ठीक है ना। लिथियम से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको दे देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम प्लस में फटाफट ही। इसलिए इसकी जो अपचायक क्षमता है वो ज़्यादा होती है। और जो हमारे जो सेकंड ए वाले जो एलिमेंट हैं, उन सेकंड ए वाले एलिमेंट में जलीय माध्यम हो या गैसीय माध्यम, अपचायक क्षमता का क्रम बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, यही रहेगा। जब हम एस ब्लॉक के जब तत्व पढ़ेंगे ना, अभी हम आपको बता रहा था पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन एस ब्लॉक के जब एलिमेंट आएंगे तब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है। तो देखो ये चीज़ हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के साथ ही यदि यहाँ पढ़ लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब जब मैं आपको एस ब्लॉक तत्व पढ़ाऊंगा तो इसको वापस से रिपीट करवाऊंगा आपको मैं, जब इसको वापस से रिपीट करवाऊंगा तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए टॉपिक को जहाँ पढ़ना है ना, उस टॉपिक को वहीं पढ़ लेना चाहिए, उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो इसीलिए देखो मैंने सब टॉपिकों को क्या टच करते हुए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कि आगे भी आएंगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे या एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम इसको रिपीट करेंगे, और रिपीट करेंगे तो हमें ये और भी ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है वो है हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति। देखो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा NaOH, इसके साथ कंपेयर करके हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, ये भी आप जानते हो, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड यहाँ से टूटता है और क्या बनता है हमारे पास में Na+ और OH-, ठीक है ना। ये सब बच्चों को पता होता है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जिसको Na+ और OH- बेस है, इसी वजह से क्या दे रहा है, OH- दे रहा है, ये हमें पता है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कॉमन के साथ में, MOH, ये एक कॉमन हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें बॉन्ड या तो यहाँ से टूट सकता है, या फिर कहाँ से टूट सकता है, यहाँ से टूट सकता है, या तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसका और इसका ज़्यादा है या इसका और इसका ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहीं से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो अम्लीय ऑक्साइड कब बनेगा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कहाँ से, यहाँ से, तब ये H+ देगा। और क्षारीय ऑक्साइड कब बनेगा, जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये OH- देगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको OH- वाले में समझाया मैंने। तो यहाँ से A से टूटने पर तो क्या बन रहा है, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। और बी से टूटने पर क्या बन रहा है, क्षारीय ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल आपको NaOH को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से टूट गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो चीज़ ये है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्षारीयता में और अम्लीयता में किस तरीके भी इसके, अभी आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा याद रखने की, ताकि एग्जाम के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना क्या हो जाए, कम। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और क्षारीयता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अभी देखो ऊपर जो एग्जांपल पढ़ा, ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अम्लीयता का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा, अम्लीयता का मान बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो क्या रहते हैं, क्षारीय, और इधर कैसे रहते हैं, अम्लीय, ठीक है। जैसे पीरियडिक टेबल में देखो, देखो ये क्या है, क्षार धातु, बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप, क्षार धातु, ठीक है ना। और ये क्या है, सारे के सारे ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो चीज़ों को हम समझ के याद करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी।
ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखो क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है, और अम्लीयता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो इधर यहाँ से ऊपर से नीचे जाओगे तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखो ये रटने की चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और लिथियम हाइड्रोक्साइड है उसकी और भी कम हो जाती है। अब आपको देखो क्रम, और इसके बाद में रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो एक ये ऑर्डर हो गया क्षारीयता का। अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए ये 3 दे दिए कि इनमें क्षारीयता का क्रम लिखो, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सिंपल जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। और अम्लीयता और क्षारीयता के क्रम के तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी। इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिया है। बुक में नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी होती हैं। अब देखो आगे, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दी कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम है, ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो अंतर, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इतनी एनर्जी मिलती नहीं है जनरली रिएक्शन के दौरान, ये एनर्जी मिल जाती है, इसलिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी। ये बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल हो जाती है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, क्योंकि इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो यहाँ पे, Fe+3 की जो स्टेबिलिटी होती है वो Fe+2 से ज़्यादा होती है, मैग्नीज+2 की मैग्नीज+3 से ज़्यादा होती है, क्रोमियम+2 की क्रोमियम प्लस से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम प्लस गैसीय अवस्था में स्थायी होता है, और एल्यूमिनियम+3 ठोस और द्रव अवस्था में स्थायी होता है। और इनका जो सामान्य स्थायित्व का क्रम होता है वो +3 +2 और +1 होता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी आयनाइजेशन पोटेंशियल से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्या है, एग्जाम के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू देगा, वो IP1 IP2 IP3 IP4, जहाँ पे अंतर सबसे ज़्यादा होना, आप वहीं पे क्या खींच दो, एक लाइन खींच दो। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्रमागत निम्न IP के मानों की संख्या। तो देखो अब 3.5 7.9 15.6 73.8 और 81, देखो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो इसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 और 3। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये बनेंगे नहीं। तो इसकी जो जो इसमें जो भी आयन बनेगा वो आयन कौन सा बनेगा, जैसे मान लो A है तो उसमें A+3 बन सकता है मैक्सिमम, बस यहाँ तक की ऊर्जा दी जाएगी, उससे आगे की ऊर्जा संभव नहीं है। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। और संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये थर्ड A वर्ग का तत्व है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। एक ये याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, नीट की एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत बार ये पूछा हुआ है कि मरकरी का जो आयनन विभव है वो डी ब्लॉक में क्या होता है, उच्चतम होता है। और ये जो द्रव होता है, मरकरी द्रव होता है, ये भी उच्च आयनन विभव के कारण ही होता है, उच्च IP के कारण क्या होता है, ये द्रव होता है। इसको सीधा ही क्या कर लो आप, याद